नमस्कार, विधानसभा चुनाव से जुड़े हमारे इस विशेष कार्यक्रम जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। तो अब सारा फोकस, जैसा कि आप जानते हैं, जब विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो आपको मालूम है कि अब सारा फोकस तमिलनाडु और केरल की राजनीति पर है। और दक्षिण के ये दो राज्य, दरअसल यहाँ पर कौन सरकार बनाएगा, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है जिसका इंतजार सभी कर रहे हैं। और जाहिर तौर पर आज हम इन्हीं दो राज्यों की बात करेंगे और यहाँ की जो चुनावी हलचल है उससे आपको रूबरू करवाएंगे। शुरुआत करते हैं आज की चुनावी सुर्खियों के साथ। तमिलनाडु में टीवी चैनल का चुनावी सर्वे नहीं है हकीकत। डीएमडीके प्रमुख कैप्टन विजय ने सर्वे को नकारा। सर्वे में सत्ताधारी एआईडीएमके को दिखाई गई थी बढ़त। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आरके नगर सीट पर किया चुनावी प्रचार। कहा, राज्य में दोनों ही पार्टियों में है भ्रष्टाचार में शामिल। नई शुरुआत करने के लिए लोगों से की अपील। आरके नगर से कुल 45 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। राज्य का सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र, कुल 2.5 लाख मतदाता। मुख्यमंत्री जयललिता लड़ रही हैं आरके नगर से चुनाव। तिरुवनंतपुरम और त्रिशूर में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की चुनावी रैली। कहा, राज्य ने किया है विकास। केरल के कैथोलिक बिशप काउंसिल ने कहा, जो करता हो भगवान में विश्वास उसे ही करें मतदान। तो ये थी आज की चुनावी सुर्खियां। शुरुआत करते हैं। तमिलनाडु में मछुआरों को कई समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। खासतौर से श्रीलंका नेवी का समुद्री सीमाओं पर मछुआरों के साथ टकराव भारतीय मछुआरों के लिए नुकसानदायक ही रहता है। ऐसे में तमिलनाडु की राजनीतिक पार्टियां मछुआरों के हितों की सुरक्षा करने का वायदा इन चुनावों में कर रही हैं। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए जोर शोर से चल रहे प्रचार से दूर कन्याकुमारी के ये मछुआरे हर रोज अपने कामकाज पर लग जाते हैं और सुबह सुबह समुद्र की ओर निकल पड़ते हैं ताकि शाम तक वो मछली पकड़कर वापस लौटे और उनके घर चूल्हा जले। उन्हें इस बात की उम्मीद है कि हर बार जब चुनाव होता है तो एक नया सवेरा होगा, एक नई सरकार आएगी और उनके अच्छे दिन आएंगे। लेकिन तमिलनाडु में कई इलाकों में, जैसे रामनाथपुरम और जो दूसरे नागपट्टनम के पास जो मछुआरे हैं, मछली की तलाश में पानी के बॉर्डर्स पार कर लेते हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है या फिर उन्हें गोली मार दी जाती है। ये सबसे बड़ी समस्या है यहाँ के मछुआरों की और इसके वजह से मछुआरे बेहद परेशान हैं। मछुआरे ये कहते हैं कि जब उनकी मौत होती है उसके बाद ही उन्हें कोई मदद करने के लिए पहुँचा है। அந்த பக்கம் போனா தொழில் இருக்கு, தொழிலுக்காக தான் அந்த பக்கம் போறதும் ஷூட்டிங் பண்ண ஆட்கள் எல்லாம் சாகுறதும். கவர்மெண்ட் வந்து பாடி கிடைச்சா ஹெல்ப் பண்ணா, பாடி கிடைக்கலனா எதுவும் பண்ணாது. எங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணனும்னா கண்டிப்பா ஓட்டு விக்கிறதும் கிடையாது. நமக்கு உரிமை ஓட்டு. காசு கொடுத்து வாங்குறதும் முடியாது, விற்கவும் முடியாது. நம்ம உரிமை. ஒரு மானியம் தந்தா நாங்க கொண்டு அதை வச்சு ஒரு போட்டோ ஒரு இன்ஜினோ எடுத்து நாங்க வலை மீன் பிடிக்கிற வலை இதெல்லாம் எடுத்து நாங்க ஒரு பிள்ளைகளுக்கு ஒரு தொழிலை பண்ணுவோம். இது ஒண்ணு இல்லாம நான் கஷ்டப்படுறோம். எந்த அரசாங்கமும் எங்களுக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணல। तो जाहिर है इस चुनाव में जिस तरह के वादे किए जा रहे हैं उससे ये मछुआरे वाकिफ हैं और उनका ये कहना है कि पैसे देकर वोट भी खरीदे जाते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि वो अपना वोट उन्हीं को देंगे जो उनके हित में काम करेंगे और मछुआरों की जिंदगी की सुरक्षा के लिए काम करेंगे। कैमरामैन विंसेंट के साथ आयशा खानम, डीडी न्यूज़, कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी की बात चली है तो कन्याकुमारी में बंदरगाह विकसित करने को लेकर चुनावी मौसम में काफ़ी चर्चा जोर शोर से उठ रही है। बंदरगाह विकास को लेकर लोगों के बीच कई अलग अलग सुर उभर कर सामने आ रहे हैं। मछुआरों को बेहतर जिंदगी देने के लिए और इनका विकास करने के लिए केंद्र सरकार ने कन्याकुमारी में कोलाचल प्रोजेक्ट का ऐलान किया है। कोलाचल प्रोजेक्ट जो लगातार कई सालों से एक चर्चा का केंद्र बना रहा कि क्या इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर बनने देना चाहिए या फिर नहीं बनने देना चाहिए, क्योंकि कुछ मछुआरों को इस बात का डर है कि अगर यहाँ पर कोलाचल प्रोजेक्ट बनता है तो हो सकता है उनकी जो ये फिशिंग है उस पर असर पड़ता है और उन्हें समुंदर में ज़्यादा मछलियाँ नहीं मिलेंगी
और कई लोग ये जो पारंपरिक फिशिंग का काम है वो छोड़कर पोर्ट में कामकाज करने के लिए चले जाएंगे। लेकिन कुछ मछुआरे इस बात से वाकिफ हैं कि अगर यहाँ पर कोलाचल पोर्ट बनता है तो वो उनके हित में होगा और ये उनका विकास के लिए एक रास्ता बनकर यहाँ पर सामने आएगा, क्योंकि कई ऐसे मछुआरे हैं जो लगातार कई पीढ़ियों से यहाँ पर फिशिंग करते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि उनकी युवा पीढ़ी उसी दलदल में फंसे और उसी मुसीबतों का सामना करे जो ये मछुआरे करते हैं। तो यही वजह है कि कुछ मछुआरे चाहते हैं कि जल्दी से यहाँ पर कोलाचल पोर्ट बने ताकि उन्हें नए नौकरियाँ मिले, नया व्यवसाय मिले और युवा पीढ़ी को एक नई दिशा मिले। तो कन्याकुमारी के मछुआरे यही चाहते हैं कि अगर कोलाचल पोर्ट बनता है तो वो बने, और लेकिन इतना गौर करने की बात है कि सरकार उनके व्यवसाय पर कोई मुसीबत ना आने दे और उनकी मेहनत की कश्ती ना पलटे। और अगर पोर्ट बने तो हो सकता है उनके लिए ये पोर्ट एक नया सवेरा लाएगा और उनके मुसीबतों का जो पहाड़ है वो कम होगा और दोबारा किसी तरह की मुसीबतों की लहर उनसे ना टकराएगी। कैमरामैन विंसेंट के साथ आयशा खानम, डीडी न्यूज़, कन्याकुमारी। आपने ये दो रिपोर्ट देखी और हमारे संवाददाता आयशा खानम के सीधे आयशा खानम के पास चलते हैं, उनसे विस्तार से और जानकारी लेते हैं कुल मिलाकर तमिलनाडु की राजनीति की। आयशा, हमने आपकी दो रिपोर्ट देखी, मछुआरों से जुड़ी थी दोनों रिपोर्ट्स, और ख़ास तौर से वो मछुआरे जो रोज़ समुद्र में उतरते हैं, सागर की जो चुनौतियाँ उनका सामना करते हैं। और मुझे याद है आप जब प्रधानमंत्री जब वहाँ गए थे, तमिलनाडु में गए थे, और वहाँ पर उन्होंने ये मुद्दा उठाया था और कहा था कि किस तरह से एनडीए सरकार आने के बाद श्रीलंका से बेहतर रिश्ते हुए और उसके कारण जो है जो मछुआरे हैं उनकी ज़िंदगी का स्तर भी, जो उनकी ज़िंदगी के खतरे भी कम हुए हैं। तो कितना बड़ा मुद्दा वास्तव में इन चुनाव में है मछुआरों का? जी बिल्कुल, तमिलनाडु के तट पर जो मछुआरे हैं उनके लिए ये सबसे अहम मुद्दा है और तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि हर बार पारंपरिक अंदाज में एआईडीएमके और डीएमके मछुआरों की सुरक्षा की बात करते रहे हैं, लेकिन उनके विकास की बात किसी ने नहीं कही है। उन्हें उनकी जो मुसीबतें हैं, उन्हें जो श्रीलंकन समुद्री जो बॉर्डर्स हैं, जो समुद्री सीमाएं हैं, उसको लेकर उन्हें जो दिक्कतें होती है उसे सॉल्व करने की बात अभी तक शायद यहाँ की स्थानीय पार्टियां नहीं की है। और यही वजह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी आए थे कल, तो उन्होंने यहाँ पर लोगों से ये वादा किया कि कोलाचल पोर्ट जो बनाया जाएगा कन्याकुमारी में वो उनके विकास के हित में होगा। तो ये उनके लिए एक उम्मीद की किरण है, क्योंकि मछुआरों के लिए इन दिनों मछली पकड़ना आसान बात नहीं है, क्योंकि उनके मैकेनाइज्ड बोट्स हैं और दूसरा जो दूसरे ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है और जो कैच होती है उनकी जो मछलियां पकड़ने की जो क्षमता होती है वो कम हो गई है। यही वजह है कि मछुआरे ज़्यादा से ज़्यादा दूर समंदर में बहुत दूर चले जाते हैं और वो श्रीलंकन समुद्री सीमाएं पार कर लेते हैं। यानी श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में जो मुलैतीवु आइलैंड है वहां तक पार कर लेते हैं। तो वहीं पर समस्या शुरू होती है, वहीं से श्रीलंका नेवी उन पर फायरिंग करती है और कई मछुआरे मौत का शिकार भी हो जाते हैं। तो यही वजह है कि अब केंद्र सरकार ये वादा कर रही है कि ये तमाम चीजों को खत्म किया जाएगा और सरकार श्रीलंका के साथ पहल करके इन वाटर बॉर्डर्स को क्रॉस करने के लिए एक श्रीलंका के साथ एक फी देकर, यानी प्राइवेट तरीके से इन तमाम वाटर्स पर अपना हक जताने के लिए मछुआरों को एक रास्ता बनाकर देगी और पोर्ट जो है उनके विकास के लिए तैयार किया जाएगा। छोटे वर्ग होते हैं तो उनकी आवाजें अनसुनी रह जाती हैं कई बार, और शायद यही मछुआरों के साथ भी होता है। उम्मीद करेंगे कि इनकी आवाज सुनी जाए और चुनाव में भी इनका मुद्दा जो उठे। आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम ये जानकारी देने के लिए। आयशा खानम हमारी संवाददाता जुड़ी थी। और आगे बढ़ते हैं, डीएमके के नेता करुणानिधि की राजनीतिक धरोहर का वारिस कौन होगा, इसको लेकर करुणानिधि के परिवार में उनके बेटों के बीच मतभेद हैं। लेकिन इस मतभेद से हटकर डीएमके के नेता स्टालिन तमिलनाडु की जनता के बीच अपनी नई पहचान बनाते हुए नजर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव में स्टालिन कोलातूर विधानसभा क्षेत्र से मैदान में है। मुकाबला बीजेपी नेता राघवन से है।
तमिलनाडु के पूर्व उप मुख्यमंत्री स्टालिन डीएमके का वो चेहरा है जो करुणानिधि की लेगेसी पर अपना हक जताने के लिए एक नई पहचान बनाने की कोशिश में हैं। अपने भाई अलागिरी से राजनीतिक मतभेद बुलाकर स्टालिन तमिलनाडु के लोगों से सीधे जुड़ने के प्रयास में हैं। स्टालिन ने अपनी परंपरागत वेशभूषा बदली और सफेद धोती कुर्ते की जगह रंग बिरंगे पैंट शर्ट और टी शर्ट पहनने लगे। चप्पल की जगह स्पोर्ट शूज ने ले ली और अपनी आलीशान महंगी गाड़ियों से उतरकर कभी रिक्शा तो कभी पैदल चलते नजर आए। स्टालिन के इस अंदाज ने डीएमके के कुछ नेताओं को हैरत में डाल दिया है, लेकिन जल्द ही ये बात साफ हो गई कि वो युवाओं से जुड़ने लगे हैं। उधर स्टालिन ने अपने क्षेत्र कोलातूर में मतदाताओं से जुड़े रहने के लिए विशेष हेल्पलाइन शुरू की है और खुद उनके संपर्क में हैं। पिछले साल तक स्टालिन से बात करने के लिए उनके क्षेत्र के लोगों को डर लगता था, लेकिन आजकल स्टालिन लोगों से दिल खोल कर मिलते हैं और कभी कभी हंसी मजाक भी करते हैं। इतना ही नहीं, चेन्नई में बाढ़ के दौरान वो खुद पानी भरी गलियों में उतरकर लोगों को राहत पहुंचाते दिखे। अब चुनाव प्रचार के दौरान स्टालिन जयललिता की आलोचना करते हैं और उन्हें तमिलनाडु की विलेन करार देते हैं। स्टालिन का बदला अंदाज तमिलनाडु के लोगों के बीच चर्चा का विषय है और डीएमके नेता करुणानिधि अपने बेटे के इस बदलते अंदाज से संतुष्ट हैं और निश्चिंत हैं कि अब पार्टी की डोर सुरक्षित हाथों में है। इस विधानसभा चुनाव के बाद क्या करुणानिधि खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे या अपने बेटे को मुख्यमंत्री का ताज पहनाएंगे, यह एक बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन इस बीच चुनाव प्रचार के दौरान स्टालिन सभी की चर्चा का विषय बने हुए हैं। आशा खानम की रिपोर्ट, जीडी न्यूज, चेन्नई। तो स्टालिन उत्तराधिकारी साबित हो रहे हैं पूरी तरह से करुणानिधि के, लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि करुणानिधि की डीएमके सत्ता में आती है कि नहीं आती, क्योंकि अगर सत्ता में नहीं आई तो जाहिर तौर से उम्र जो है वो साथ छोड़ देगी करुणानिधि का और उसके बाद करुणानिधि को अगले विधानसभा चुनाव तक स्टालिन या किसी भी अन्य को अपना उत्तराधिकारी घोषित करना ही होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा जनादेश में। देखते रहिए डीडी न्यूज। ये साइड से थोड़े छोटे कर दे जल्दी। ये वाला सर? क्या है सर ये साइड से? नहीं नोज पियर्सिंग यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा मैम। बिल्कुल दर्द नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। कुछ ऐसा ही करते हैं आप अपने गियरलेस स्कूटर के साथ। गियरलेस स्कूटर में कोई भी 40 ऑयल नहीं, सिर्फ सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST ही डालिए। इसके फ्रिक्शन मॉडिफायर्स इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ाए और आपकी राइड स्मूदर बनाए। सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST पेश है नए युग का नया महिंद्रा यूवो। इसकी टेक्नोलॉजी खोलती है संभावनाओं के नए दरवाजे। इसका पावरफुल इंजन करे ऐसी जमीन पे भी ज्यादा काम जो पहले कभी नहीं हुआ। 15 गियर यानी अब हर काम होगा जल्दी। आधुनिक हाइड्रोलिक्स यानी हर बार 100% सटीक काम। तो आगे बढ़ने के लिए नई टेक्नोलॉजी अपनाइए। महिंद्रा यूवो, ज्यादा जल्दी बेहतर। भारत में लगभग 3 करोड़ विकलांगजन हैं, किंतु हमारे सरकारी भवन, अस्पताल, विद्यालय विकलांगजनों के लिए सुगम्य नहीं है। यही हाल हमारे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, बसों तथा रेलगाड़ियों का है। हमारी वेबसाइट्स यदि W3C सुगम्यता मापदंडों को पूरा नहीं करती तो वे दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए पूरी तरह उपयोगी नहीं है। आइए हम बाधा रहित वातावरण का निर्माण करें। सुगम्य भारत अभियान। देश का प्रत्येक विकलांगजन अन्य सामान्य व्यक्तियों के समान स्वावलंबी होकर सम्मान और गरिमा के साथ जीवन यापन करे। सुगम्य भारत, सशक्त भारत। उंगली थाम के जिसने चलना सिखाया, कड़ी मेहनत करके हमको पढ़ाया, हमारी खुशियों को अपनी खुशी बनाया। जिंदगी के हर सुख दुख में जो एक साया बनकर साथ रहे, ढलती उम्र में इन्हें अकेला ना छोड़ें। ध्यान रखें, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत माता पिता की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है और उनको बेसहारा छोड़ना एक दंडनीय अपराध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
जनादेश में आपका एक बार फिर स्वागत है और आगे बढ़ते हैं। चुनाव प्रचार के लिए प्रत्याशी कोई कसर नहीं छोड़ते, वे हर कोशिश करते हैं जिससे लोगों तक अपनी बात को पहुंचाया जा सके और राजनीतिक बढ़त अपने प्रतिद्वंदी से ली जा सके। ऐसी कोशिश में केरल के पोन्नानी उम्मीदवार गायक ही बन गए। ये कोई गायक नहीं बल्कि यूडीएफ प्रत्याशी एडम मुल्सी हैं, जो मल्लापुरम पन्नानी विधानसभा सीट से ताल ठोक रहे हैं। मुल्सी पहली बार गायकी में हाथ आजमा रहे हैं। एडम खुद से तैयार किए गए गीतों को गाकर अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। गीतों में वो लोगों से एकजुट होकर उन्हें वोट देने की अपील कर रहे हैं। I'm not a singer, but we try to sing this song as a new trend. Major issue is the scarcity of drinking water. I am ready to provide drinking water, and we'll try for the development of entire constituency, like infrastructure, especially roads, that we have tried in new gen model. मुल्सी जहां नहीं पहुंच पाते वहां उनके गीत पहुंच जाते हैं। अपने गीतों के जरिए मुल्सी चुनाव प्रचार को एक नया रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो केरल में चुनाव प्रचार में गीत हमेशा से ही अहम भूमिका निभाते आ रहे हैं, लेकिन मुल्सी का लोगों तक पहुंच बनाने का ये अनोखा अंदाज सभी को राज आ रहा है। रवि धीमान की रिपोर्ट, तिरुवनंतपुरम, केरल, डीडी न्यूज। और केरल के पिछले चुनावों में पहली बार वोट करने वालों के प्रतिशत में गिरावट आई थी, जिसे ध्यान में रखते हुए एर्नाकुलम के जिला प्रशासन ने लोकतंत्र और युवाओं के बीच मतदान के लिए जागरूकता फैलाने के लिए एक अनूठी पहल की है। सोशल मीडिया के जमाने में सभी नए मतदाताओं को वोट करने का आग्रह करते हुए एक पत्र भी भेजा जा रहा है। केरल चुनाव को सफल बनाने के लिए राज्य में हर तबके के लोग चुनाव प्रक्रिया में अपना योगदान दे रहे हैं। एर्नाकुलम जिला प्रशासन ने चुनाव में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक अनूठी पहल की है। जिला कलेक्टर एमजी रामानिकम ने पहली बार वोट करने वाले सभी 57,442 वोटरों को खुद चिट्ठी लिखकर वोट करने का आग्रह करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया के जमाने में भी एक डाक पत्र संचार का एक सुविधाजनक माध्यम हो सकता है। हाथ से लिखे हुए पत्र में उन्होंने वोटरों से आग्रह किया है कि वो स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से और विवेकपूर्ण तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग करें। पत्र में लिखा है कि देश का भविष्य उनके हाथों में है और उन्हें वोट देना चाहिए। कलेक्टर ने फोटोकॉपी किए हुए सभी पत्रों में खुद हस्ताक्षर किए हैं। Compared to the last election, there are percentage of polling was less, especially among the youths. So in order to, cover up those area where the youth has to be attracted towards the vote, this time we decided, to write a letter to all the first time voters, especially into the bracket of 18 to 20 years of old, those who are going to be the first time voter. I thought we can write a personal letter, in the sense that vernacular language. डीडी न्यूज की टीम ने जिला प्रशासन की इस पहल की पड़ताल की और हमें कुछ पहली बार वोट करने वाले युवा मिले भी, जिन्हें कलेक्टर का भेजा पत्र मिल चुका है। Yeah, I received the letter 1 week before. So what are your plans for the election? You can talk in Malayalam if you want. വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ആരെ വോട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. ആർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണം ആലോചിച്ചിട്ട് കളക്ടറായിരുന്നു ഇതുപോലെ ലെറ്റർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വരുന്ന 16-ാം തീയതി ഇലക്ഷന് പോകണം, വോട്ട് ചെയ്യണം. എൻ്റെ ആദ്യത്തെ വോട്ടാണ്. അത് ചെയ്യണമെന്ന് തന്നെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ ആർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചില്ല. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റ് വോട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വോട്ടാണ്, ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. ചെയ്യും. 16-ാം തീയതി വോട്ടിന് പോകണം। सभी पार्टियों के नेता भी युवा मतदाताओं को रिझाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। एलडीएफ और यूडीएफ दोनों के नेता इस बात से भी परिचित हैं कि युवाओं के पास वो ताकत है जो नतीजों में बड़ा फर्क ला सकती है। My request is all the people should vote, especially youngsters. We see a changing trend in many of the major cities. They don't come out to vote in large numbers. But the district administration is also taking a huge effort. My message to the youth is that there should be a change in Kerala, there should be a change in Ernakulam. Even the election campaigning of LDF here, specifically in Ernakulam, we have taken a very different approach. The traditional campaigning we have left. 57,000 से ज्यादा वोटर परिणाम में एक बड़ा अंतर ला सकते हैं, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा किए गए ऐसे प्रयास वोटरों के लिए भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं।
युवा पीढ़ी के हाथ में देश का भविष्य होता है। ऐसे में बेहद ज़रूरी है कि लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में वे ज़रूर शामिल हों और इसमें हिस्सा लें। इसमें सबका फ़ायदा है। युवाओं को अपने वोट की अहमियत का पता चलता है और देश को उनके वोट की ताकत का। कैमरामैन उत्तम कुमार के साथ रवि धीमान, डीडी न्यूज़, कोच्चि। ये रिपोर्ट देखिए और सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता रवि धीमान के पास, जो इस वक्त ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं केरल में। और रवि, हमने आपकी रिपोर्ट देखी और ईमेल के दौर में जब इस तरह से खत बजा रहे हैं तो लोगों पे असर तो पड़ रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि केरल जैसे राज्य में जहां ट्रेडिशनली ज़्यादा वोट पड़ते रहे हैं, केरल जैसे राज्य में जो सबसे पहले 100% वहाँ पर शिक्षा हुई, उसके बाद जागरूकता आई, वहाँ पर वोटर्स का जो है चुनाव से मोहभंग क्यों हुआ? तो बताओ फूफी अम्मी, मैं चाहती हूँ कि शादी तय करने से पहले एक बार है। हम जानते हैं केरल राजनीतिक तौर पर काफ़ी जागरूक राज्य है। यहाँ पर ना सिर्फ हम, जैसा कि आपने बताया कि साक्षरता काफ़ी ज़्यादा है, लगभग पूरी साक्षरता है, लेकिन राजनीतिक तौर पर भी जो आम आदमी है केरल का, वो बहुत ज़्यादा जागरूक है। तमाम नीतियाँ, रणनीतियाँ और फैसले जो सरकार के हैं, विपक्ष के हैं, उनसे भली भांति परिचित है और जो लोकतंत्र के पर्व हैं, चुनाव हैं, उनमें काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। लेकिन जो पहली बार के वोटर हैं, पिछली बार ऐसा माना गया कि चूँकि वे अच्छी तरह वाकिफ़ नहीं थे और कहीं ना कहीं इस पूरी जो राजनीतिक जागरूकता है उनमें उस तरह की परिपक्वता नहीं थी, शायद इसलिए ग्राफ पिछली बार पीछे गया। और इस बार चूँकि कोई ज़िला प्रशासन है वो भी कोई चांस नहीं लेना चाहती थी, उन्होंने भी फैसला किया कि पहली बार के जो मतदाता हैं उनको उनके कम से कम उन तक ये संदेश ज़रूर पहुंचाया जाए कि जो मताधिकार है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक अधिकार है, जिसका प्रयोग उनको ज़रूर करना चाहिए ताकि जो सरकार आए वो उनकी चुनी हुई सरकार आए, सशक्त सरकार आए और जो लोकतंत्र का पर्व है उसमें उनकी भागीदारी बनी रहे। तो इस तरह के लक्ष्य को लेकर ही ये खत लिखा गया तमाम जो युवा हैं उनको, और उम्मीद यही की जा रही है, हम भी जिनसे मिले उन्होंने भी कहा कि इस खत को, ये खत उनको मिला है और कहीं ना कहीं एक जागरूकता लाने की कोशिश है, एक इच्छा पैदा करने की कोशिश है, उत्सुकता पैदा करने की कोशिश। जी रवि, एक राजनीतिक सवाल, आमतौर पर हम देखते हैं कि दो ध्रुवों में बटा हुआ है केरल की जब बात करते हैं तो वहाँ पर राजनीतिक रूप से बीजेपी इस बार बहुत कोशिश कर रही है इसको त्रिकोणीय बनाने का, चुनावों को। किस हद तक बीजेपी कामयाब होती हुई दिख रही है? देखिए अशोक, ये सवाल ज़मीनी हकीकत से काफ़ी मेल खाता है। पिछले हम कह सकते हैं जब से केरल में चुनावों का दौर चला है तब से दो जो फ्रंट हैं, दो पक्ष हैं, उनका बोलबाला यहाँ की राजनीति में रहा है। दो पार्टियों का भी नहीं बल्कि दो पक्षों का बोलबाला है, फ्रंट्स का बोलबाला है। ऐसे में बीजेपी ने कोशिश की है और जो ज़मीनी हकीकत है उसमें वो कोशिश ज़रूर नज़र आ रही है। प्रधानमंत्री की पलक्कड़ में जो पहली रैली थी केरल में, वो उस रैली में काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग मौजूद थे। पलक्कड़ में मैं बता दूं जो स्थानीय निकाय चुनाव हुए थे पिछले साल, उसमें बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी। बीजेपी का राज है पलक्कड़ जो म्यूनिसिपैलिटी है उसमें। और इसी के साथ हम अगर दक्षिण की तरफ चलें तो तिरुवनंतपुरम में भी बीजेपी की अच्छी खासी पकड़ है। तो त्रिकोणीय बनाने की जो कोशिश है वो कई हलकों में सफल होती नजर आ रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी देने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आज की जो चुनावी टॉप 10 है वो आपको दिखाएंगे। ये साइड से थोड़े छोटे कर दे जल्दी। ये वाला सर? क्या है सर ये साइड से? नहीं, नोज पियर्सिंग यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा मैम। बिल्कुल दर्द नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। कुछ ऐसा ही करते हैं आप अपने गियरलेस स्कूटर के साथ। गियरलेस स्कूटर में कोई भी 40 ऑयल नहीं, सिर्फ सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST ही डालिए। इसके फ्रिक्शन मॉडिफायर्स इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ाए और आपकी राइड स्मूदर बनाए। सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST पेश है नए युग का नया महिंद्रा यूवो। इसकी टेक्नोलॉजी खोलती है संभावनाओं के नए दरवाजे। इसका पावरफुल इंजन करे ऐसी जमीन पे भी ज्यादा काम जो पहले कभी नहीं हुआ। 15 गियर यानी अब हर काम होगा जल्दी। आधुनिक हाइड्रोलिक्स यानी हर बार 100%
सटीक काम। तो आगे बढ़ने के लिए नई टेक्नोलॉजी अपनाइए। महिंद्रा यूवो, ज्यादा जल्दी बेहतर। उंगली थाम के जिसने चलना सिखाया, कड़ी मेहनत करके हमको पढ़ाया, हमारी खुशियों को अपनी खुशी बनाया, जिंदगी के हर सुख दुख में जो एक साया बनकर साथ रहे, ढलती उम्र में इन्हें अकेला ना छोड़ें। ध्यान रखें, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत माता पिता की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है और उनको बेसहारा छोड़ना एक दंडनीय अपराध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जनादेश में आपका एक बार फिर स्वागत है और अब देखते हैं आज की चुनावी टॉप 10। भाजपा ने भरोसा जताया है कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में उसकी वोटों में हिस्सेदारी में अच्छा खासा इजाफा होगा और वह राज्य में मजबूत राजनीतिक विकल्प बनकर उभरेगी। तमिलनाडु भाजपा के प्रभारी वी मुरलीधर राव ने कहा कि तमिलनाडु की जनता द्रमुक अन्ना द्रमुक के भ्रष्टाचार और कुशासन से तंग आ गई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केरल के त्रिचूर में एक चुनावी रैली में यूडीएफ सरकार की जमकर तारीफ की। रैली में कांग्रेस अध्यक्ष ने एलडीएफ पर राज्य को पिछड़ेपन की ओर धकेलने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण सामी को पत्र भेज हमले की धमकी दी गई है। पार्टी महासचिव नारायण सामी ने बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए पत्र में कांग्रेस पर पुदुचेरी में उद्योगों को बंद करवाने का आरोप लगाते हुए हमले की धमकी दी गई है। केरल में 16 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव में राज्यपाल पी सतशिवम और उनकी पत्नी भी वोट डालेंगे। राजभवन में रिकॉर्ड के मुताबिक राज्य के किसी भी राज्यपाल ने चुनाव में वोट नहीं डाला है। डीएमडी के संस्थापक विजयकांत ने 2 तमिल टीवी चैनलों द्वारा दिखाए जा रहे चुनाव सर्वेक्षणों पर निशाना साधा है। एक चुनाव रैली को संबोधित करते हुए विजयकांत ने कहा कि दोनों टीवी चैनलों द्वारा दिखाए जा रहे सर्वे भ्रामक और गुमराह करने वाले हैं और मतदाता इनसे प्रभावित नहीं होंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में अपने अपने घोषणा पत्रों में मुफ्त उपहारों की पेशकश करने वाली द्रविड़ पार्टियों पर बसपा प्रमुख मायावती ने हमला बोला है। चेन्नई में एक चुनावी रैली के दौरान मायावती ने मतदाताओं से ऐसे प्रलोभनों में नहीं आने की अपील की है। अखिल केरल धीवरा सभा ने आगामी केरल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नीत यूडीएफ गठजोड़ को समर्थन देने का ऐलान किया है। पार्टी का कहना है कि यूडीएफ सरकार ने राज्य के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि वह आगामी केरल विधानसभा चुनाव में भ्रष्ट और सांप्रदायिक तत्वों को हराने के लिए काम करेगी। पार्टी ने यूडीएफ, एलडीएफ और एनडीए तीनों ही गठबंधनों पर राज्य की उपेक्षा का आरोप लगाया है। पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए सीपीआई-एमएल ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने घोषणा पत्र में राज्य के चरणबद्ध तरीके से पूर्ण शराबबंदी लागू करने और लोकायुक्त के गठन का वादा किया है। चुनाव आयोग ने पुदुचेरी में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने की नई मुहिम शुरू की है। आयोग राज्य के 3 लाख मतदाताओं को मेघदूत पोस्ट कार्ड भेजेगा और उनसे 16 मई को होने वाले चुनाव में वोट डालने की अपील करेगा। ये तो टॉप 10 और इसके साथ जनादेश में आज बस इतना ही। कल आपसे इसी वक्त फिर मुलाकात होगी, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है। लगातार देखते रहिए। नमस्कार।